अगर लाखों लोगों की लाइफ बदल दे, स्कैरी है, राइट? बहुत ज्यादा। बट दैट्स अ डेली रियलिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो इनके पास ऐसा क्या सुपर पावर होता है? वेल, इट्स नॉट अ केप फॉर श्योर, पर हाँ, एक सेट ऑफ पावरफुल वैल्यू जरूर होता है। और आज हम इन्हीं वैल्यूज की गहराई में उतरेंगे। और मजेदार बात यह है कि ये वैल्यू सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। दीज आर लाइफ स्किल्स दोस्त, बेसिकली अ गाइड टू बिकमिंग अ बेटर डिसीजन मेकर, मतलब किसी भी फील्ड में। एग्जैक्टली। सो गेट रेडी फॉर एन ऑसम सेशन। बट पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक ठोक दो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आप ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चर्चा मिस ना करो। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स डू इट। ओके, सो लेट्स अनपैक दिस। आज हमारा सफर कवर करेगा फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज को। राइट। हम शुरू करेंगे इंटरडिपेंडेंस से, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी और इनोवेशन को समझेंगे। उसके बाद हम प्लेटो एंड एरिस्टोटल के दिए गए 4 कार्डिनल वैल्यूज मतलब प्रूडेंस, जस्टिस, फॉर्टिट्यूड और टेम्परेंस पर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग। फिर कुछ लेसर नोन बट सुपर इंपॉर्टेंट वैल्यूज जैसे ब्यूरोक्रेटिक विजडम और वैल्यूज फ्रॉम आरंभ इनिशिएटिव को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में वील डाइव इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एंड करेंगे एक रियल लाइफ केस स्टडी और अप्लाइड एथिक्स के डिस्कशन के साथ। इट्स अ पैक्ड सेशन। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक 1, इंटरडिपेंडेंस। राइट। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग दैट नो वन इज एन आइलैंड। बिल्कुल। इंटरडिपेंडेंस का सिंपल आइडिया ये है कि डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पर म्यूचुअली रिलायंट है टू अचीव कॉमन गोल्स। पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है, समझे? इट्स नॉट अ वन मैन शो। नॉट एट ऑल। इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे आप एक मैसिव लेगो सिटी बना रहे हो। ओके। एक पर्सन सिर्फ रेड ब्रिक्स लगा रहा है, दूसरा सिर्फ ब्लू। जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, सिटी बनेगी ही नहीं। सिंपल बट पावरफुल। दैट्स इंटरडिपेंडेंस इन एक्शन। एग्जैक्टली। एरिक एरिक्सन का एक फेमस कोट है, लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर। और आज के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ये और भी ज्यादा ट्रू है। कोई भी डिपार्टमेंट अकेले काम नहीं कर सकता। सक्सेस के लिए एक ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। कोर लॉजिक इसका आखिर है क्या? 3 पॉइंट्स हैं। 1, म्यूचुअल रिलायंस फॉर अ कॉमन गोल। 2, सर्विस डिलीवरी इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। और 3, नो सिंगल एजेंसी कैन अचीव गोल्स इन आइसोलेशन। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल? बिल्कुल। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स को याद करो। हाँ, वहां गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी रुड़की के साथ कोलैबोरेट किया। कूल ना? बहुत। एक और एग्जांपल, एनईपी इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, सबका कोलैबोरेशन जरूरी है। एक क्वेश्चन, सो इंटरडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ टीम वर्क है या उससे कुछ ज्यादा है? गुड क्वेश्चन। टीम वर्क इज अ पार्ट ऑफ इट, बट इंटरडिपेंडेंस इज बिगर, ये स्ट्रक्चरल है। टीम वर्क एक प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, इंटरडिपेंडेंस पूरे सिस्टम का फाउंडेशन है। एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे का इनपुट होता है। अच्छा, तो अगर एक डिपार्टमेंट फेल हो जाए तो इंटरडिपेंडेंस के प्रिंसिपल के हिसाब से बाकी डिपार्टमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा सोच लो। डोमिनो इफेक्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड्स रिलीज नहीं किए तो आगे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, सर्विस डिलीवरी फेल होगी और एंड में सिटीजन सफर करेगा। पूरी चेन टूट जाती है। राइट। और उत्तराखंड फायर एग्जाम्पल में अगर आईआईटी रुड़की अकेले काम करता तो क्या वो उतना इफेक्टिव होता? वाई और वाई नॉट? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी अकेले आग नहीं बुझा सकती। आईआईटी रुड़की क्लाउड सीडिंग की टेक्निक दे सकता था, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए एयरफोर्स के प्लेन्स और जमीन पर सिचुएशन मैनेज करने के लिए एनडीआरएफ की टीम जरूरी थी। मेक सेंस। एक स्टूडेंट की लाइफ में इंटरडिपेंडेंस का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? स्टडी ग्रुप्स। एक स्टूडेंट नोट्स बनाने में अच्छा है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने में, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब वो मिलकर काम करते हैं, सबका रिजल्ट इंप्रूव होता है। दैट्स इंटरडिपेंडेंस। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इस पे, ये वैल्यू एक सिविल सर्वेंट के लिए इतनी क्रिटिकल क्यों है? याद रखना, क्योंकि उनका काम ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, जैसे पॉवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ये प्रॉब्लम्स आइसोलेटेड नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसलिए सॉल्यूशंस भी इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ग्रेट। चलो एक प्रैक्टिस क्यों। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग interdependence means different agencies are mutually reliant to achieve common goals. Practice. इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंटरडिपेंडेंस शोज दैट कोलैबोरेशन इज नॉट जस्ट हेल्पफुल, इट्स एसेंशियल फॉर सक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 2, confidentiality. अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। Broad micro theme, the power and responsibility of secrets. कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली एक प्रोफेशनल वैल्यू जिसका मतलब है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना। इट्स क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी। बिल्कुल। इसका माइक्रो स्टोरी बहुत सिंपल है। आपके दोस्त ने आपको एक सीक्रेट बताया, ट्रस्टिंग कि आप किसी और को नहीं बताओगे। राइट। That trust is built on confidentiality. अब इमेजिन करो दिस ऑन अ नेशनल स्केल। एग्जैक्टली। हम एक डेटाबेस वर्ल्ड में रहते हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर जगह है, व्हिच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मिसयूज। पिछले डेकेड में पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जिससे थेफ्ट और अब्यूज फॉर फाइनेंशियल गेन का रिस्क भी बढ़ा है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? 3 चीजें। 1, it protects privacy and security. 2, no unauthorized disclosure of information. And 3, it's a core professional value. इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट के बारे में बताओ। For sure. पहला, KYC इन्फो। पब्लिक सर्वेंट्स के पास सिटीजन्स का पर्सनल डेटा होता है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स, टैक्स इन्फो। इसे प्रोटेक्ट करना उनकी ड्यूटी है। और नेशनल सिक्योरिटी? एब्सोल्युटली। मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। एक लीक देश के लिए खतरा बन सकता है।
एक केस भी हुआ था। एक रिटायर्ड एसपी को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया था क्यों? फॉर पब्लिशिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फो इन हिज बुक। दिस शोज हाउ सीरियसली दिस इज टेकन। वाओ, ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी में क्या कोई फर्क है? हाँ, एक सटल फर्क है। सीक्रेसी का मतलब है इंफॉर्मेशन को बस छिपाना, हो सकता है गलत इंटेंशन से भी। कॉन्फिडेंशियलिटी एक एथिकल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन एंट्रस्टेड टू यू। इसमें मोटिव पॉजिटिव होता है, प्रोटेक्शन। इंटरेस्टिंग। अगर गवर्नमेंट सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दे तो कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत ही नहीं होगी, राइट? व्हाट डू यू थिंक? ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के कामकाज के लिए है, पॉलिसीज के लिए है। कॉन्फिडेंशियलिटी सिटीजन्स के पर्सनल डेटा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। आप ट्रांसपेरेंसी के नाम पर किसी के बैंक अकाउंट डिटेल्स पब्लिक नहीं कर सकते। एक बैलेंस जरूरी है। मेक सेंस। एक डॉक्टर के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रस्ट के लिए। पेशेंट डॉक्टर को अपनी सबसे पर्सनल हेल्थ डिटेल्स तभी बताएगा जब उसे भरोसा हो कि वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। बिना ट्रस्ट के सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। रिटायर्ड एसपी वाले केस से सिविल सर्वेंट्स को क्या लेसन मिलता है? लेसन ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी सर्विस के बाद भी खत्म नहीं होती। आप रिटायर्ड हो सकते हैं, लेकिन आप देश के सीक्रेट से रिटायर्ड नहीं होते। द ऑब्लिगेशन इज लाइफ लॉन्ग। लास्ट वन। टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया ने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना आसान बनाया है या मुश्किल? डेफिनेटली मुश्किल। इंफॉर्मेशन अब सेकंड्स में आधी दुनिया तक पहुंच सकती है। एक गलत क्लिक, एक हैक या केयरलेस पोस्ट बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी और भी जरूरी हो गई है। सही बात। ओके, प्रैक्टिस क्यू। Pause and practice saying this aloud. Confidentiality is a professional value to keep sensitive information secret and prevent its misuse. और मिनी रिकैप, बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखने का एक फंडामेंटल पिलर है। Alright, moving on to our third value for this section. Topic 3. Innovation. माय फेवरेट। Broad micro theme. Thinking outside the bureaucratic box. पब्लिक सर्विस में इनोवेशन का मतलब है सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने और कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यू आइडियाज, प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजीज को डेवलप और इंप्लीमेंट करना। Micro story time. पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए लंबी लाइंस लगती थीं। घंटों। फिर किसी ने सोचा, what if we could do this online safely? और डिजी-लॉकर जैसा इनोवेशन हुआ। That's the magic. बिल्कुल, इनोवेशन सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। गवर्नेंस को इफेक्टिव, एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी जरूरी है। ट्रेडिशनल मेथड्स हमेशा न्यू चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाते, सो न्यू अप्रोचेस आर नीडेड। इसका कोर लॉजिक क्या है इन पॉइंट्स? Okay, 1, it's about new ideas for service delivery or complex issues. 2, it's for efficiency and responsiveness. 3, it involves risk-taking. 4, it should be within rules and regulations. Or 5, importantly, it involves managing seniors who may oppose. That last point is tricky. Real world examples देखते हैं? जरूर। अग्निकुल कॉस्मोस, world's first rocket powered by a single-piece 3D printed engine. A huge innovation milestone for India. Amazing. और गवर्नमेंट्स में? AI in governance. हाँ, AI में bias जैसे limitations हैं, but it brings scientific temper and innovation. एक और simple example, हिमाचल's NIVA, National E-विधान Application, paperless assembly. Cool. Questions. Innovation हमेशा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है? Can a new process be an innovation? Absolutely. Process innovation बहुत powerful होता है. For example, एक single window clearance system for businesses. इसमें कोई fancy tech नहीं है, but it's a huge innovation in process that saves time and reduces corruption. NIVA is a great example of that. Right. आपने कहा involves risk taking. इसका क्या मतलब है in a government setup? What's at risk? बहुत कुछ। Public money is at risk. अगर नया प्रोजेक्ट फेल हो गया तो टैक्सपेयर्स का पैसा डूब जाएगा। रेपुटेशन एट रिस्क है और सबसे बड़ा पब्लिक ट्रस्ट एट रिस्क है। इसलिए गवर्नमेंट में इनोवेशन कैलकुलेटेड होना चाहिए। ओके। अगर इनोवेशन रूल्स के अगेंस्ट जा रहा हो तो एक सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए? देन इट्स नॉट इनोवेशन, इट्स वायलेशन। एक सिविल सर्वेंट का काम है रूल्स के अंदर क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना। अगर रूल ही प्रॉब्लम है तो द इनोवेटिव अप्रोच वुड बी टू सजेस्ट अ पॉलिसी चेंज, नॉट टू ब्रेक द रूल। Why might seniors oppose innovation? उनके पर्सपेक्टिव से सोचो। कई रीजंस हो सकते हैं। पहला, इफ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट वाली मेंटालिटी, पुराना सिस्टम फेमिलियर होता है। दूसरा, फेलियर का डर, अगर जूनियर का आइडिया फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर की भी होगी। और तीसरा, समटाइम्स इट्स जस्ट रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। डिजी लॉकर ने आम आदमी की लाइफ को कैसे बेटर बनाया? कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट बताओ। सबसे बड़ा बेनिफिट कन्वीनियंस और एम्पावरमेंट। अब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं। ट्रैफिक पुलिस को आप फोन पर लाइसेंस दिखा सकते हो। यूनिवर्सिटी एडमिशंस में डॉक्यूमेंट्स इजीली वेरीफाई हो जाते हैं। इट सेव्स टाइम, मनी एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। बिल्कुल। चलो लेट्स प्रैक्टिस। से इट आउट लाउड। Innovation in public service means implementing new ideas to make services more effective and responsive. Creatively solving problems to serve citizens better, even within a structured system. अब आते हैं एक बहुत ही क्लासिक सेट ऑफ वैल्यूज पर, द कार्डिनल वर्च्यूज। हाँ, ये प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम से चले आ रहे हैं। टाइमलेस। शुरू करते हैं टॉपिक 4, प्रूडेंस से। The mother of all virtues, as they say. ब्रॉड माइक्रो थीम, द आर्ट ऑफ वाइज चॉइसेस। Prudence का मतलब है being careful and wise in decision making, considering all potential risks and benefits. एरिस्टोटल ने इसे right reason apply to practice कहा।
बेसिकली सोच समझकर एक्शन लेना। इसका माइक्रो स्टोरी? क्रिकेट मैच में लास्ट ओवर है, कैप्टन फास्ट बॉलर को बॉल दे या स्पिनर को, ये डिसीजन पिच, बैट्समैन वीकनेस और फील्ड सेटिंग सब कुछ एनालाइज करके लिया जाता है। दैट इज प्रूडेंस। परफेक्ट एनालॉजी। थॉमस एक्वाइनस ने प्रूडेंस को पहला कार्डिनल वर्चू रैंक किया था। क्यों? क्योंकि ये इंटेलेक्ट से जुड़ी है और हमें राइट या रॉन्ग जज करने में हेल्प करती है। पब्लिक सर्विस में डिसीजंस का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए प्रूडेंस इंश्योर्स कि डिसीजंस पब्लिक इंटरेस्ट में और सस्टेनेबल हों। कोर लॉजिक प्लीज। 4 points. 1. Careful and wise decision making. 2. Analyzing risks and benefits. 3. Application of mind to judge right versus wrong. रियल वर्ल्ड में ये कैसा दिखता है? Imagine एक सीनियर का अनएथिकल ऑर्डर। अगर सीनियर कुछ गलत करने को बोले तो एक प्रूडेंट ऑफिसर माइंड अप्लाई करेगा और जज करेगा कि टास्क लॉफुल है या नहीं। राइट। एक और एग्जांपल, एक फाइनेंस डायरेक्टर फंडिंग अप्रूव करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, या इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स पहले से ही अलग अलग इमरजेंसीज के लिए प्लान बनाते हैं। दिस इज प्रूडेंस इन एक्शन। क्रॉस क्वेश्चनिंग, प्रूडेंस और ओवरथिंकिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल। प्रूडेंस इज अबाउट थॉटफुल एक्शन, ओवरथिंकिंग लीड्स टू इनएक्शन, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। प्रूडेंस का एंड गोल एक वाइज डिसीजन लेना है, ओवरथिंकिंग का कोई एंड गोल नहीं होता, वो बस एक लूप में चलती रहती है। अच्छा, क्या एक इंपल्सिव पर्सन प्रूडेंट हो सकता है? इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। प्रूडेंस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। एक इम्पल्सिव पर्सन को कॉन्शियसली स्लो डाउन करना सीखना होगा, डिसीजंस लेने से पहले अलग अलग पर्सपेक्टिव्स कंसिडर करने होंगे। इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सही है। राइट रीजन अप्लाइड टू प्रैक्टिस, इस फ्रेज का क्या प्रैक्टिकल मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ थ्योरी में स्मार्ट होना काफी नहीं है, आपको उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में सही तरीके से अक्लमंदी से अप्लाई करना आना चाहिए। एक इंजीनियर जो किताब में सब जानता है पर एक ब्रिज डिजाइन नहीं कर पाता, उसके पास रीजन तो है पर अप्लाइड टू प्रैक्टिस नहीं है। इलेक्शंस कंडक्ट करने में प्रूडेंस कैसे यूज होती है? एक स्पेसिफिक एग्जांपल दो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंसिटिव एरिया में पोलिंग बूथ कहाँ लगाना है। एक प्रूडेंट ऑफिसर वहां की हिस्ट्री, कम्युनिटी टेंशंस, एक्सेसिबिलिटी फॉर वोटर्स, सिक्योरिटी रिस्क्स सब कुछ एनालाइज करेगा। ये एक एविडेंस बेस्ड केयरफुल डिसीजन होगा टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास सारा डेटा ना हो तो आप प्रूडेंट डिसीजन कैसे लोगे? रियल लाइफ में सारा डेटा कभी नहीं होता। यहाँ प्रूडेंस का मतलब है बेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेना और साथ ही रिस्क्स को एक्नॉलेज करना और कंटिजेंसी प्लान्स बनाना। इट्स अबाउट मेकिंग द वाइजेस्ट पॉसिबल चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। अंडरस्टूड। प्रैक्टिस क्यों? चलो प्रैक्टिस करें। Say this: prudence is right reason applied to practice, helping us make wise decisions by analyzing risks and benefits. और मिनी रिकैप, सिंपली पुट, प्रूडेंस इज द स्टीयरिंग व्हील दैट गाइड्स आवर एक्शंस इन द राइट डायरेक्शन। Cardinal virtue number 2. Topic 5. Justice. द बेडरॉक ऑफ सोसाइटी। Broad micro theme. Doing what is right and fair. जस्टिस का मतलब है फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, स्टेटस और बिलीफ्स। जॉन हार्डन के वर्ड्स में, constant and permanent determination to give everyone his or her rightful due. इसका माइक्रो स्टोरी। A referee in a football match जो रूल्स को इक्वली दोनों टीम्स पर अप्लाई करता है बिना किसी फेवरेटिज्म के। That is justice in its simplest form. बहुत सिंपल और इफेक्टिव। जस्टिस इंश्योर करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं और सभी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सोसाइटी में फेयरनेस और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए ये एक नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है। कोर लॉजिक। रूल ऑफ लॉ, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, इसके दो साइड्स हैं। एक पॉजिटिव, गिव वंस ड्यू, जैसे डिजर्विंग पर्सन को प्रमोशन देना, और एक नेगेटिव, ब्रॉट टू जस्टिस, यानी गलत काम करने वाले को सजा दिलवाना। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। इक्वल एक्सेस टू सर्विसेज। एक स्कूल टीचर को इंश्योर करना है कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले, या एक पुलिस ऑफिसर जो क्राइम देखकर परपेट्रेटर को अकाउंटेबल ठहराता है और साथ ही अक्यूज्ड के राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है। कोई स्पेसिफिक ऑफिसर का एग्जांपल? यस, एनवायरमेंटल जस्टिस का। एक IFS ऑफिसर वरुण जैन ने 600 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को इंक्रोचर्स से रिक्लेम किया। दिस इज जस्टिस फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। दिस इज कूल ना? वेरी कूल। ओके, क्वेश्चंस। जस्टिस और इक्वालिटी में क्या रिलेशन है? क्या वो सेम चीज है? वो रिलेटेड है बट सेम नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है सबको सेम चीज देना। जस्टिस का मतलब है फेयरनेस, जिसके लिए कभी कभी अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें देनी पड़ती हैं टू इंश्योर अ फेयर आउटकम। इसे इक्विटी कहते हैं। जस्टिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अच्छा, गिव एवरीवन हिज और हर राइटफुल ड्यू, इसका क्या मतलब है इन अ सिचुएशन लाइक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन? इसका मतलब है रिसोर्सेज, नीड्स और मेरिट के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, डिजास्टर रिलीफ में जिस फैमिली का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है उन्हें सबसे पहले और सबसे ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। दैट इज द राइटफुल ड्यू इन दैट सिचुएशन। राइट। क्या जस्टिस हमेशा लॉ को फॉलो करना होता है? कैन समथिंग बी लीगल बट अनजस्ट? Absolutely. History is full of examples. Apartheid laws in South Africa were legal, but they were deeply unjust. Justice एक हायर मॉरल प्रिंसिपल है जिसे लॉज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए पर हमेशा करते नहीं है। वरुण जैन के एग्जाम्पल में जस्टिस सिर्फ ट्रीज के लिए था या लोगों के लिए भी? दोनों के लिए। ट्रीज के लिए तो था ही, बट इनडायरेक्टली लोगों के लिए भी था। फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है, जो आगे जाकर क्लीन एयर, वाटर और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है।
It's justice for the entire ecosystem, including humans. ग्रेट पॉइंट। तो एक पब्लिक सर्वेंट अपने डेली काम में जस्टिस कैसे इंश्योर कर सकता है? By being impartial, फाइल को उसके मेरिट पर प्रोसेस करना, ना कि इस बेसिस पर कि फाइल किसकी है। रूल्स को सब पर इक्वली अप्लाई करना, ग्रीवियंसेस को अच्छी सेंसिटिविटी से सुनना। Every small act of fairness contributes to justice. वंडरफुल। प्रैक्टिस क्यू। Pause and practice. Justice means giving everyone their rightful due through fair and impartial treatment. Mini recap. In a nutshell, justice is the backbone of a fair society, ensuring everyone gets what they rightfully deserve. Let's move to the third one. Topic 6. Fortitude. The virtue of the brave. Broad micro theme. Courage under fire. Fortitude basically adversity या difficulty के टाइम पर courage और resilience दिखाने की quality है। ये हमें डर से ऊपर उठने में हेल्प करती है। बट याद रखना, fortitude is not foolishness or rashness. इसका माइक्रो स्टोरी। Imagine a firefighter जो डर के बावजूद जलते हुए बिल्डिंग में जाता है लोगों को बचाने। वो डर को रीजन से कंट्रोल करता है। That's fortitude. उसको डर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, डर लग रहा है, फिर भी वो जा रहा है। That's a key distinction. हाँ, प्रूडेंस और जस्टिस हमें बताते हैं कि क्या करना है। फोर्टिट्यूड हमें वो करने की स्ट्रेंथ देता है। पब्लिक सर्वेंट्स को अक्सर चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर, थ्रेट्स, क्राइसिस। फोर्टिट्यूड उन्हें स्टेडफास्ट रहने में हेल्प करता है। कोर लॉजिक इसका क्या है? Courage and resilience in face of adversity. To remain steadfast. To overcome fear with reason. Reasonable fear, not foolishness. और सबसे important, it gives strength to serve justice. Examples? पर्सनल लेवल पर, अगर कोई रिलेटिव आपसे इलिसिट डिमांड करे, तो फोर्टिट्यूड चाहिए टू से नो एंड स्टे लॉयल टू योर वैल्यूज। प्रोफेशनल लेवल पर, क्राइसिस मैनेजमेंट, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर क्राइसिस के टाइम करेज और रेजिलियंस दिखाता है फॉर एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। कोई रीसेंट एग्जाम्पल? असम राइफल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन को इंटरसेप्ट करने में एक्सेप्शनल फोर्टिट्यूड दिखाया। इट्स अ हाई रिस्क जॉब। और स्पोर्ट्स से? ऋषभ पंत कमबैक, उसकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि टफ पीपल राइज अगेन। दैट्स फोर्टिट्यूड ऑफ स्पिरिट। ऑसम। क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। फोर्टिट्यूड और रेकलेसनेस यानी बेवकूफी भरी बहादुरी में क्या फाइन लाइन है? The fine line is prudence. Fortitude is courage guided by reason. Recklessness is courage without reason. बिल्डिंग में घुसने से पहले फायर फाइटर प्लान बनाता है, सेफ्टी गियर पहनता है, ये फोर्टिट्यूड है। बिना सोचे समझे आग में कूद जाना रेकलेसनेस है। क्या एक डरपोक इंसान फोर्टिट्यूड डेवलप कर सकता है? कैसे? बिल्कुल, फोर्टिट्यूड एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, इट्स एक्टिंग इन स्पाइट ऑफ फियर। इसे डेवलप करने का तरीका है छोटे छोटे स्टेप्स लेना। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो, छोटी छोटी चीजों के लिए स्टैंड लो। धीरे धीरे करेज बिल्ड होता है, लाइक अ मसल। आपको क्यों लगता है कि प्रूडेंस और जस्टिस के बाद फोर्टिट्यूड का नंबर आता है? क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सही काम क्या है, ये प्रूडेंस और जस्टिस बताते हैं। फिर उस सही काम को करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो फोर्टिट्यूड है। बिना डायरेक्शन के करेज डेंजरस हो सकता है, इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में फोर्टिट्यूड कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? एग्जाम के फेलियर से डरने के बजाय सीखना, पब्लिक स्पीकिंग के डर के बावजूद प्रेजेंटेशन देना, पीयर प्रेशर के आगे न झुकना, ये सब फोर्टिट्यूड के एक्ट्स हैं। सही है। पॉलिटिकल प्रेशर के अगेंस्ट स्टैंड लेना, इज दिस एन एक्ट ऑफ फोर्टिट्यूड? एक्सप्लेन। एब्सोल्युटली, ये फोर्टिट्यूड का एक क्लासिक एग्जांपल है। जब एक ऑफिसर को पता है कि कोई ट्रांसफर ऑर्डर या पॉलिसी डिसीजन गलत है और वो उसके अगेंस्ट आवाज उठाता है, नोइंग कि उसके करियर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, दैट रिक्वायर्स इमेंस मॉरल करेज। दैट इज फोर्टिट्यूड। Great. Now practice saying this aloud. Fortitude is the courage and resilience to remain steadfast and overcome fear in the face of adversity. Mini recap. Simply put, fortitude is the inner strength to do the right thing, especially when it's hard. और अब आखिरी cardinal virtue. Topic 7. Temperance. शायद सबसे underrated but most foundational. Broad micro theme. The wisdom of self-control. टेम्परेंस का मतलब है impulses या temptations के सामने सेल्फ कंट्रोल और रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना। अरिस्टोटल ने इसे गोल्डन मीन कहा है, मतलब किसी भी चीज का एक्सेस बुरा है। Micro story. पार्टी में बफे लगाए, but you choose to eat just enough, not excessively. That's temperance. It's about mastering your desires, not letting them master you. Simple and relatable. अगर fortitude डर पर कंट्रोल है, तो टेम्परेंस डिजायर्स या पैशंस पर कंट्रोल है। ये पब्लिक सर्वेंट्स को रैशनल और एथिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। पावर और अथॉरिटी के साथ टेम्पटेशंस आते हैं। ग्रीड, मिसयूज ऑफ पावर। टेम्परेंस इन टेम्पटेशन से बचाता है। कोर लॉजिक क्या है इसका? सेल्फ रिस्ट्रेंट ऑन डिजायर्स, सेल्फ कंट्रोल ऑन इम्पल्सेस। इट हेल्प्स इन एथिकल डिसीजंस, इट काउंटर्स ग्रीड एंड करप्शन, और इट इज द गोल्डन मीन टू कीप अस फ्रॉम एक्सेस। रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट? सबसे बड़ा, अवॉइडिंग करप्शन। अगर एक डिपार्टमेंट में सब करप्ट हैं, बट एक ऑफिसर ग्रीड से दूर रहता है बिकॉज हिज डिजायर्स आर लिमिटेड, दैट इज टेम्परेंस। राइट। एक और एग्जांपल है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉइड करता है, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट से अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं होने देता। ये भी टेम्परेंस है। एक नेगेटिव एग्जांपल। हाँ, एक सीबीआई इंस्पेक्टर को ब्राइब लेते हुए अरेस्ट किया गया। गीता कहती है, ग्रीड इज द गेटवे टू हेल। दिस शोज अ कंप्लीट लैक ऑफ टेम्परेंस। क्वेश्चंस। टेम्परेंस का मतलब क्या लाइफ को एंजॉय ना करना है? बिल्कुल नहीं। टेम्परेंस का मतलब डेप्रिवेशन नहीं, बैलेंस है। एंजॉय करना है, बट इन मॉडरेशन। इट्स द डिफरेंस बिटवीन एंजॉइंग अ गुड मील एंड ग्लटनी। इट्स अबाउट एंजॉइंग लाइफ विदाउट बीइंग अ स्लेव टू योर डिजायर्स।
गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट आज के कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड में कितना रेलेवेंट है? शायद आज सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। हम कॉन्स्टेंटली मोर के लिए पुश किए जाते हैं। मोर गैजेट्स, मोर क्लोथ्स, मोर एवरीथिंग। टेम्परेंस हमें याद दिलाता है कि हैप्पीनेस मोर में नहीं, इनफ में है। ये सस्टेनेबिलिटी और मेंटल पीस दोनों के लिए जरूरी है। एक सिविल सर्वेंट के लिए टेम्परेंस फॉर्टिट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम? सोचो। ये टफ क्वेश्चन है। आई थिंक वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर्टिट्यूड बाहर के प्रेशर से डील करता है, टेम्परेंस अंदर के टेम्पटेशन से। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बट शायद टेम्परेंस थोड़ा ज्यादा फाउंडेशनल है, क्योंकि अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो बाहर के चैलेंजेस से कैसे लड़ोगे? फेयर पॉइंट। सोशल मीडिया यूज करते वक्त टेम्परेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बाय सेटिंग लिमिट्स, माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बचना, अपनी ऑनलाइन लाइफ और रियल लाइफ में बैलेंस रखना, हर आर्गुमेंट में जंप ना करना, बेसिकली सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज करना, उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना। लास्ट वन, ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेंस के अलावा और क्या जरूरी है? एम्पैथी, जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आपका फोकस सेल्फ इंटरेस्ट से हटकर कॉमन गुड पर जाता है। ऑल्सो अ सेंस ऑफ पर्पस, अगर आपका लाइफ में एक बड़ा गोल है तो छोटे मोटे टेम्पटेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। Excellent. Practice Q. Pause and practice saying this. Temperance is the golden mean, exercising self-control over our desires to make rational and ethical decisions. Mini recap. In short, temperance is about finding balance and mastering oneself, which is the foundation of all other virtues. चलिए अब कुछ lesser known but बहुत ही crucial values की तरफ चलते हैं. हाँ, ये practical administration के लिए बहुत important है। Topic 8. Bureaucratic wisdom. Sounds heavy, but it's very practical. Broad micro theme. Navigating the maze of rules. ये बेसिकली एक स्किल है जिससे एक ऑफिसर रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इफेक्टिवली नेविगेट करता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स को समझना भी शामिल है। इसका माइक्रो स्टोरी। आपको स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, बट बहुत सारे रूल्स हैं। परमिशन यहाँ से लो, फॉर्म वहाँ सबमिट करो। एक स्टूडेंट जिसे जुगाड़ पता है, वो रूल्स के अंदर रहते हुए भी क्रिएटिवली काम करवा लेता है। दैट्स अ फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक विजडम। हाँ, द आर्ट ऑफ जुगाड़। एग्जैक्टली। ये सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि उन रूल्स के अंदर क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना है। ब्यूरोक्रेसी अक्सर स्लो और रिजिड मानी जाती है। विजडम इसे इफेक्टिव बनाती है। कोर लॉजिक। 3 things: understanding organization structures, rules and laws, problem solving within the ambit of the above, and overcoming hurdles to find creative solutions. कोई रियल लाइफ एग्जांपल? प्रोक्योरमेंट में स्ट्रिक्ट रूल्स के बावजूद एक वाइज एम्प्लॉय ऐसा वेंडर ढूंढ लेता है जो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। या कोविड-19 मैनेजमेंट, पब्लिक सर्वेंट्स ने कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को नेविगेट करके रिसोर्सेज एफिशिएंटली मोबिलाइज किए। राइट। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा का एग्जाम्पल भी है। हाँ। उन्होंने डेटा ड्रिवन गवर्नेंस पर जोर दिया और प्रोएक्टिवली हीट वेव से पैदा हुई वाटर स्कैसिटी को एड्रेस किया। दैट्स ब्यूरोक्रेटिक विजडम। क्वेश्चंस। ब्यूरोक्रेटिक विजडम और रूल्स को बेंड करना, इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। बेंडिंग द रूल्स का मतलब है उन्हें तोड़ना फॉर पर्सनल गेन। ब्यूरोक्रेटिक विजडम का मतलब है रूल्स की इंटरप्रिटेशन ऐसी करना कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो। इट्स अबाउट फाइंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द रूल्स, नॉट ब्रेकिंग देम। क्या ये विजडम सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है या इसे सीखा जा सकता है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, नो डाउट, बट हाँ, इसे सीखा भी जा सकता है। By observing seniors, understanding the why behind the rules, and developing good communication and negotiation skills. It's a mix of both. अगर कोई ऑफिसर बहुत इनोवेटिव है बट उसमें ब्यूरोक्रेटिक विजडम नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसका बेस्ट आइडिया भी रेड टेप में फंस कर रह जाएगा। वो सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। Innovation without bureaucratic wisdom is like a powerful engine without a steering wheel. You have the power, but you can't navigate the road. कोविड-19 के एग्जाम्पल में नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का क्या स्पेसिफिक मतलब था? इसका मतलब था, फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल सप्लाईज को जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करना, जिसके लिए नॉर्मली टेंडर प्रोसेस में महीनों लगते हैं। ऑफिसर्स ने इमरजेंसी क्लॉजेस का इस्तेमाल किया, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन फास्ट ट्रैक किया। बेसिकली इन्होंने सिस्टम को नॉर्मल से 10x स्पीड पर चलाया विदाउट ब्रेकिंग द कोर प्रिंसिपल्स। ये स्किल एक जूनियर ऑफिसर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सीनियर ऑफिसर के लिए? दोनों के लिए। जूनियर ऑफिसर के लिए जरूरी है टू गेट थिंग्स डन एट द ग्राउंड लेवल। सीनियर ऑफिसर के लिए जरूरी है पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करवाने के लिए। बट हाँ, सीनियर लेवल पर इसका स्कोप और इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। Got it. Practice Q. Practice this. Bureaucratic wisdom is the skill to navigate complex rules and systems to find creative and effective solutions. Mini recap. So, bureaucratic wisdom is the art of getting things done effectively within the system. Cool ना? आगे कुछ और important sources हैं values के. Let's quickly go through them. Topic 9. Foundational values from ARC. The Administrative Reforms Commission. Broad micro theme. The official rule book for values. बेसिकली ARC ने कुछ कोर वैल्यूज सजेस्ट किए हैं जो गवर्नेंस का फाउंडेशन होने चाहिए। इनका एम पॉलिसी को प्रैक्टिकल मीनिंग देना और सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। और ये वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज जैसे प्रोबिटी, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कमिटमेंट्स टू सिटीजन्स कंसर्न्स, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, डिवोशन टू ड्यूटी एंड एग्जेम्पलरी बिहेवियर। ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। हाँ, ये एक तरह से आइडियल सिविल सर्वेंट का ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट, टॉपिक 10. Weber's on good bureaucrat. मैक्स वेबर, द सोशियोलॉजिस्ट. Broad micro theme. The ideal versus real bureaucrat. वेबर ने एक आइडियल ब्यूरोक्रेट के कुछ एथिकल एट्रीब्यूट्स बताए, जिसे ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी कहते हैं।
इसका फोकस प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिविटी पर था। उनका आइडिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पर्सनल कॉन्शियंस वाले मॉरल नॉर्म्स अप्लाई नहीं होने चाहिए। मतलब इमोशनलेस रूल फॉलोइंग मशीन काइंड ऑफ। उनकी मोरालिटी के 3 कोर लॉजिक थे: स्ट्रिक्ट अडेयरेंस टू प्रोसीजर, कमिटमेंट टू द पर्पसेस ऑफ द ऑफिस और सबऑर्डिनेटिंग वंस सेल्फ टू प्रोसीजरल डिसीजन मेकिंग। इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे? बिल्कुल। पॉजिटिव ये है कि इससे ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है। जैसे पीडीएस स्कीम में बेनिफिशियरीज को स्ट्रिक्टली रूल्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करना, इससे करप्शन रुकता है। और नेगेटिव? इसमें ह्यूमन फैक्टर के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक मैकेनिकल अप्रोच है। इसकी वजह से ऑफिशियल्स रूल्स को सिटीजन्स की नीड से ऊपर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्सिडीज इस गरीब को ना देना जो पॉवर्टी लाइन से बस ₹1 ऊपर है, जस्ट बिकॉज रूल कहता है। तो कंक्लूजन ये है कि एक बैलेंस जरूरी है। एग्जैक्टली। वेबर का कॉन्सेप्ट एक एक्सट्रीम है। ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी और एथिकल नॉर्म्स के बीच बैलेंस जरूरी है। Okay, next one is topic 11, speech on Civil Services Day. अ गुड रिमाइंडर ऑफ द कोर मिशन। Broad micro theme, a reminder of the mission. हाँ, ये स्पीच सिविल सर्विस के कोर प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करती है। इसमें वैल्यूज मेंशन की गई, जैसे एन इम्पार्शियल, ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड फियरलेस सिविल सर्विस, और adaptability to new roles, sensitivity to the concerns of weaker sections, or promoting a culture of excellence and probity. Basically, a yearly mission statement. and finally in this section, topic 12, 19 commandments for conduct of bureaucrats. The modern code of conduct. Broad micro theme, the modern code of conduct. Right. GOI ने 2014 में ये कमांडमेंट्स इशू किए थे। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे Maintain high ethics and political neutrality. Take decisions in the public interest. Be courteous and responsive. Declare private interests to resolve conflicts. Do not misuse your position. Maintain confidentiality and make recommendations on merit alone. ये तो ऑलमोस्ट सब वैल्यूज का एक समरी लग रहा है। हाँ, ये इन सब वैल्यूज को एक ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट में फॉर्मलाइज करता है। Let's move to the next major section, the Aram values, commitment, character, conduct. The 3 C's. Starting with topic 13, commitment. Dedication. Broad micro theme, dedication beyond duty. कमिटमेंट का मतलब है किसी कॉज, मिशन या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेटेड और लॉयल होना। ये पैशन, एनर्जी और परसिवियरेंस से पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करना है। इट ट्रांसफॉर्म्स अ प्रॉमिस इनटू रियलिटी। इसका माइक्रो स्टोरी? A scientist working day and night on a vaccine, not just for salary, but for a larger cause of saving lives. That's commitment. Core logic. Being dedicated and loyal, willing to make sacrifices, transforming promise into reality. Examples? Serving public interest. Climate change policy पर काम करने वाला ऑफिशियल long hours काम करता है to find solutions. या free and fair elections conduct करवाना. Civil servants का unwavering commitment. एक और? IPL suspension. Player safety के commitment के लिए revenue loss भी accept किया गया था during COVID. Okay, questions. Commitment और just doing your job में क्या डिफरेंस है? Just doing your job. 9 to 5 हो सकता है। आपने काम किया, सैलरी ली, घर गए। Commitment is going above and beyond. ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। आप काम के रिजल्ट से पर्सनली कनेक्टेड फील करते हो। क्या कमिटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है? Can someone be committed to a wrong cause? एब्सोल्युटली। टेररिस्ट भी अपने कॉज के लिए हाईली कमिटेड होते हैं। इसीलिए कमिटमेंट को हमेशा एथिकल वैल्यूज लाइक जस्टिस एंड कंपैशन के साथ जोड़ना जरूरी है। डायरेक्शनलेस कमिटमेंट कैन बी वेरी डेंजरस। एक स्टूडेंट अपने स्टडीज के प्रति कमिटमेंट कैसे दिखा सकता है? बाय बीइंग कंसिस्टेंट। सिर्फ एग्जाम से एक रात पहले नहीं पढ़ना, डेली रिवाइज करना, डाउट्स पूछने में हेजिटेशन ना करना, एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सप्लोर करना। बेसिकली लर्निंग को एक टास्क नहीं, एक पैशन बनाना। आईपीएल वाला एग्जाम्पल कमिटमेंट का है या प्रूडेंस का? डिस्कस। I think it's both. Commitment to player safety was the driving value. Prudence was the tool used to make that decision. Analyzing the risk of infection versus the financial loss. Commitment ने what बताया, prudence ने how बताया. How can an organization foster commitment in its employees? By giving them a sense of purpose. उन्हें ये feel करवाकर कि उनका काम important है. By recognizing their efforts. By creating a positive and supportive work environment. Commitment can't be ordered. It has to be inspired. सही है। Let's practice. Commitment is the dedication that transforms a promise into reality through passion and perseverance. Mini recap. In short, commitment is the driving force that pushes a public servant to go above and beyond for the public good. Next, C. Topic 14. Character. The most important one. Broad micro theme. Who you are when no one is watching. कैरेक्टर वो पर्सनल क्वालिटीज और वैल्यूज हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिफाइन करती हैं। ये इनहेरिटेड नहीं होता, इसे कल्टिवेट करना पड़ता है। गांधी जी ने कहा, लिटरेरी एजुकेशन इज ऑफ नो वैल्यू इफ इट इज नॉट एबल टू बिल्ड अप अ साउंड कैरेक्टर। इसका माइक्रो स्टोरी? रोड पर एक वॉलेट गिरा मिलता है, कोई नहीं देख रहा, आप उसे उठाकर पुलिस स्टेशन में जमा करवाते हो। दैट एक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। कोर लॉजिक. Not inherited, but built, based on virtues like courage and integrity, helps in prudent decision making, guided by societal good, not self-interest. Examples. Transparency. एक सिटी काउंसिल मेंबर इंश्योर करता है कि सारी मीटिंग्स पब्लिक के लिए ओपन हो। या एम्पैथी, एक हेल्थ केयर वर्कर ड्यूटी से आगे जाकर केयर प्रोवाइड करता है। रिंकू सिंह का इंटरव्यू भी मेंशन्ड है। हाँ, उनका कहना वन शुड बी हैप्पी व्हाटएवर गॉड गिव्स उनके वैल्यू लेटेंट कैरेक्टर को दिखाता है।
ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड। और ड्रेस, योर चार्म, कैरेक्टर इज योर इनर सेल्फ, योर इंटेग्रिटी, योर ऑनेस्टी, योर वैल्यूज। पर्सनैलिटी कैन अट्रैक्ट पीपल, बट कैरेक्टर इज व्हाट मेक्स देम स्टे। एब्राहम लिंकन ने कहा, इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। इसका क्या मतलब है? पावर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। ये आपके अंदर जो पहले से है उससे बड़ा करके दिखाती है। अगर आपके अंदर कंपैशन है तो पावर मिलने पर आप और कंपैशनेट होंगे। अगर ग्रीड है तो आप और ग्रीडी हो जाएंगे। पावर कैरेक्टर को रिवील करती है। क्या एक बैड कैरेक्टर वाला इंसान एक गुड पब्लिक सर्वेंट हो सकता है? शॉर्ट टर्म में शायद वो एफिशिएंट हो सकता है, रिजल्ट्स दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में नो। उसका बैड कैरेक्टर कहीं ना कहीं करप्शन, इनजस्टिस या अब्यूज ऑफ पावर में जरूर निकलेगा। अ गुड पब्लिक सर्वेंट मस्ट हैव अ गुड कैरेक्टर। रिंकू सिंह के एग्जाम्पल से कैरेक्टर के बारे में क्या सीखने को मिलता है? ह्यूमिलिटी एंड रेजिलियंस। इतनी सक्सेस के बाद भी ग्राउंडेड रहना, फेलियर से बाउंस बैक करना। ये दिखाता है कि कैरेक्टर सिर्फ बड़े मॉरल डिसीजंस में नहीं, डेली एटीट्यूड में भी झलकता है। आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए डेली क्या कर सकते हो? छोटी छोटी प्रोमिसेस पूरी करना, सच बोलना इवन व्हेन इट्स डिफिकल्ट, दूसरों की हेल्प करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना। कैरेक्टर इज बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक थ्रू डेली एक्शंस। Brilliant. Practice saying this. Character is the set of cultivated personal values like integrity and compassion that guide a person's behavior. Many recap. Basically, character is your moral compass, determining your actions, especially when faced with tough choices. And the final C, topic 15, conduct. Action. Broad micro theme, action speaks louder than words. कंडक्ट वो तरीका है जिससे एक पर्सन बिहेव करता है। ये रैशनल डिसीजन मेकिंग, इंपल्स कंट्रोल और डिसिप्लिन का मैनिफेस्टेशन है। Right. कंडक्ट रूल्स डिफाइन करते हैं कि एक सिविल सर्वेंट से क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। Micro story. अ स्टूडेंट जो क्लास में हमेशा टाइम पर आता है, होमवर्क कंप्लीट करता है और टीचर से रेस्पेक्टफुली बात करता है, ये सब उसका गुड कंडक्ट है। Core logic. द मैनर इन विच अ पर्सन बिहेव्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड इंपल्स कंट्रोल। इसका कोई specific example? केरला पुलिस एट साबरमाला का केस। 23 ऑफिसर्स को सबरीमाला टेंपल के सीक्रेट स्टेप्स पर पोज करने के लिए डिसिप्लिन किया गया, क्योंकि ये टेंपल ट्रेडिशंस के अगेंस्ट था। उन्हें प्रोफेशनल कंडक्ट की ट्रेनिंग दी गई। Okay, cross questioning. Character और conduct में क्या connection है? कैरेक्टर इज द रूट, कंडक्ट इज द फ्रूट। आपका कैरेक्टर इनर वैल्यूज आपकी कंडक्ट आउटर बिहेवियर को डिटरमिन करता है। अगर आपका कैरेक्टर ऑनेस्ट है तो आपका कंडक्ट भी ऑनेस्ट होगा। क्या good conduct सिखाया जा सकता है? हाँ, टू एन एक्सटेंट। रूल्स और ट्रेनिंग से बिहेवियर को शेप किया जा सकता है, जैसे ऑफिस एटिकेट सिखाया जा सकता है। बट अगर अंदर से कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो प्रेशर में आकर कंडक्ट फेल हो सकता है। सो दोनों पर काम करना जरूरी है। Conduct rules क्यों जरूरी हैं? क्या कॉमन सेंस काफी नहीं? कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कंडक्ट रूल्स क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी लाते हैं। वो सबके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इससे एम्बिग्विटी नहीं रहती कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। सबरमाला केस में ऑफिसर्स का कंडक्ट अनप्रोफेशनल क्यों माना गया? क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट, स्पेशली इन यूनिफॉर्म, ड्यूटी पर पब्लिक सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना जरूरी है। उनका एक्ट भले ही अनइंटेंशनल हो, उससे लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो सकती थी। इट वाज अ लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस व्हिच इज पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। एक पब्लिक सर्वेंट का प्राइवेट लाइफ में कंडक्ट उसके प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करता है? यस, इट कैन। पब्लिक सर्वेंट्स आर अंडर पब्लिक स्क्रूटनी 24/7। अगर उनका प्राइवेट कंडक्ट बहुत इररिस्पांसिबल है तो लोग उनकी प्रोफेशनल जजमेंट पर भी सवाल उठाएंगे। इट कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट। Got it. Let's say it. Conduct is the practical manifestation of one's character and discipline in public life. Mini recap. In short, while character is who you are, conduct is what you do. Simple ना? अब आते हैं हमारे गाइडिंग लाइट पर, the Constitution. The ultimate source of all values for a civil servant. Topic 16. Constitutional values. The North Star. Broad micro theme. The soul of the nation. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पर देश गवर्न होना चाहिए। ये प्रियम्बल में ब्यूटीफुली समराइज किए गए हैं। और preamble values क्या हैं? Justice, social, economic, political. Equality of status and opportunity. Liberty of thought, expression, belief, faith, worship. और fraternity, assuring dignity and unity. इसके अलावा अदर कोर वैल्यूज हैं sovereignty, socialism, secularism, democracy. और आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो पेट्रियोटिज्म, ह्यूमैनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर जैसे वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसका कोई रीसेंट एग्जांपल इन एक्शन? सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग की गवर्नर्स बिल्स पर इनडेफिनेटली असेंट नहीं रोक सकते। ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करता है। क्वेश्चंस। प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस, उसकी फिलॉसफी एक पेज पर बता देता है। ये बताता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कैसा इंडिया इमेजिन किया था। इट्स द व्हाई बिहाइंड ऑल द आर्टिकल्स एंड लॉज। सेक्युलरिज्म का क्या प्रैक्टिकल मतलब है एक सिविल सर्वेंट के लिए? इसका मतलब है कि वो अपने पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स को अपने ऑफिशियल ड्यूटीज से अलग रखेगा। वो सभी रिलीजन्स के लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा बिना किसी भेदभाव के। स्टेट हैज नो रिलीजन। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बैलेंस है? They are two sides of the same coin. राइट्स आपको एम्पावर करते हैं, ड्यूटीज आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। आप अपने राइट्स तभी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जब बाकी सब अपनी ड्यूटीज पूरी करें। जैसे आपका राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट मेरी ड्यूटी टू नॉट पल्यूट पर डिपेंड करता है। फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यू को प्रमोट करने के लिए एक डीएम क्या कर सकता है? एक डीएम अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, फेस्टिवल्स में इंटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एनकरेज कर सकता है, सोशल हार्मनी पर काम कर सकता है, किसी भी तरह के कम्युनल टेंशन को प्रोएक्टिवली हैंडल कर सकता है।
गवर्नेंस वाले केस में एससी ने कौन सी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रोटेक्ट की? प्राइमरीली डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को एक नॉन इलेक्टेड हेड इंडेफिनिटली नहीं रोक सकता। ये डेमोक्रेटिक विल का अपमान है और ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर पर एक चेक है जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। Perfect. Practice this. Constitutional values like justice, equality, liberty, and fraternity are the guiding principles for the governance of India. Mini recap. In a nutshell, constitutional values are the fundamental moral and political principles that form the bedrock of our nation. Constitutional values से ही जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक 17, Constitutional morality. ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है बट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। Broad micro theme. Living the Constitution in spirit. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को फॉलो करना नहीं है, बल्कि उसकी स्पिरिट को फॉलो करना है। It means a practical application of values like social justice and equality in daily life. इसका कोई सिंपल एग्जाम्पल? Imagine a law कहता है कि सबको equal opportunity मिलनी चाहिए। एक ऑफिसर सिर्फ रूल फॉलो करके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बट एन ऑफिसर विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विल एंश्योर कि फॉर्म डिफरेंटली एबल्ड लोगों तक भी आसानी से पहुंचे। That's upholding the spirit. कोर लॉजिक. Adherence to norms of the constitution in letter and spirit. इसके सोर्सेज हैं preamble और part 3 फंडामेंटल राइट्स। जॉर्ज ग्रोट ने इसके दो सेंट्रल एलिमेंट्स बताए, फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट, और ये हाई फंक्शनरीज पर एक चेक की तरह काम करता है। इसके एग्जांपल्स? साबरामला ट्रिपल तलाक केस में एससी ने इन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इन्वोक किया, या एक जज जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट रूल कर सकता है अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करती हो। राइट। कर्नल सोफिया कुरैशी केस का भी जिक्र है? हाँ, एससी ने एक मिनिस्टर के ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स पर उन्हें रिलीफ देने से मना कर दिया, इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन एक्शन है। ओके, क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉपुलर मोरालिटी जो समाज में चलता है, में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? एग्जांपल? बहुत बार होता है। सबरीमाला केस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। पॉपुलर मोरालिटी कहती थी कि विमेन ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप शुड नॉट एंटर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ने कहा कि जेंडर इक्वालिटी इज अ हायर वैल्यू। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट विन। फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट इसके कोर में क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हीं दो चीजों पर चलती है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, टू चूज, बट एट द सेम टाइम सेल्फ रिस्ट्रेंट टू नॉट लेट माई फ्रीडम इनक्रोच अपॉन योर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यही बैलेंस है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एक डेमोक्रेसी के लिए? क्योंकि ये टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी से बचाता है। मेजॉरिटी जो सोचे जरूरी नहीं वो हमेशा सही या कॉन्स्टिट्यूशनल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंश्योर्स दैट द राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, स्पेशली माइनॉरिटीज, आर प्रोटेक्टेड। एक कॉमन सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे प्रैक्टिस कर सकता है? डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबली। क्या ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है? कौन डिसाइड करेगा कि क्या स्पिरिट है? ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है। हाँ, इसमें इंटरप्रिटेशन का स्कोप है, बट द जुडिशरी, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स एज द फाइनल इंटरप्रेटर। वो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के बेसिस पर स्पिरिट को डिफाइन करती है। Great. Let's practice saying this. Constitutional morality is upholding the spirit and core values of the Constitution, not just its literal text. Mini recap. So constitutional morality is about making the Constitution a living, breathing document in our daily actions. चलिए अब हम आते हैं कुछ फाइनल वैल्यूज एंड एप्लीकेशंस पर। टॉपिक 18, वैल्यूज फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स 1997। The official do's and don'ts. ब्रॉड माइक्रो थीम, द ऑफिशियल डूज एंड डोंट्स। इसमें की वैल्यूज हैं: uphold rule of law and respect human rights, maintain objectivity and transparency, be accountable, ensure effective use of public funds, and not exploit position for personal gains. ये तो एक तरह से सभी वैल्यूज का प्रैक्टिकल समरी है। हाँ, ये डेली कंडक्ट के लिए क्लियर गाइडलाइंस देता है। अब आते हैं उस केस स्टडी पर जिसे हमने शुरू किया था। टॉपिक 19, केस स्टडी एनालिसिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिलेमा। Right. Ethics in action. ब्रॉड माइक्रो थीम, एथिक्स इन एक्शन। So scenario recap. Senior officer, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सुपीरियर ने कॉन्फिडेंशियल इन्फो एक बिल्डर को लीक करने को कहा। डिलेमास क्या आई? नेपोटिज्म वर्सेस ड्यूटी, कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस प्रेशर, और सबसे बड़ा पर्सनल इंटेग्रिटी। ऑप्शंस क्या थे? पहला, एक्सेप्ट सुपीरियर्स विश, इससे इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती, नेपोटिज्म बढ़ता, सो रिजेक्टेड। दूसरा, ब्लेटेंटली रिजेक्ट, ये इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता, सुपीरियर रिटालिएट कर सकता था, रिस्की। तीसरा, इन्फॉर्म हायर अप्स, ये लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है, इससे इशू सेंसेशनलाइज हो सकता है। तो चौथा ऑप्शन क्या था? परसुएट सुपीरियर, ये चूज एन ऑप्शन था, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी, नेपोटिज्म और गवर्नमेंट की इमेज के बारे में सेंसिटाइज करना। दिस अपहोल्ड्स कॉम्पिटेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड सॉल्व्स द मैटर विदाउट सेंसेशनलाइजिंग। क्वेश्चंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का इस केस में क्या रोल है? बहुत बड़ा। सिर्फ ना बोलना आसान है, बट ना इस तरह बोलना कि सामने वाला बुरा ना माने और बात समझ भी जाए, दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने सुपीरियर को कन्विंस करना रिक्वायर्ड दिस स्किल। ऑप्शन 4 चूज करने में क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि सुपीरियर परसुएड ना हो सकता है वो इसे अपनी अथॉरिटी पर चैलेंज समझे और ऑफिसर को टारगेट करे। इसलिए ये ऑप्शन चूज करते वक्त बहुत टैक्ट और करेज चाहिए। अगर सुपीरियर परसुएड ना हो, तब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो ऑफिसर को एक रिटन रिकॉर्ड बनाना चाहिए। हो सकता है वो सुपीरियर को पोलाइटली एक ईमेल लिखे समराइजिंग द कॉन्वर्सेशन एंड हिज रिजर्वेशंस। अगर प्रेशर कंटिन्यू होता है तब उसे हायर अथॉरिटीज को अप्रोच करना चाहिए विद प्रूफ। इस सिचुएशन में कौन से कार्डिनल वर्च्यूज टेस्ट हो रहे हैं? प्रूडेंस इन चूजिंग द राइट पाथ, persuasion, justice in ensuring a level playing field for all builders, fortitude to stand up to the superior,
and temperance to not get angry or act impulsively under pressure. चारों, Uphold the oath of allegiance to constitution. ये लाइन यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑफिसर की प्राइमरी लॉयल्टी उसके बॉस के प्रति नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है. The oath reminds him that his duty is to the public and the rule of law, not to an individual's unethical demand. Mini recap. This case study shows that the best solution often involves persuasion and upholding values, not just blind obedience or open conflict. And our final topic. Topic 20. Applied ethics, racial justice. Ethics beyond the individual. Broad micro theme. Ethics beyond the individual. रेशियल जस्टिस एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके सिग्निफिकेंट एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं. इसमें कुछ की एथिकल कॉन्सिडरेशंस आती हैं. जैसे Discrimination and bias, historical injustices, power and privilege, intersectionality, dignity, restorative justice, equity, reparations, और anti-racism. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. Let's ask some questions. Equality और equality में क्या डिफरेंस है? Equality is giving everyone the same shoe size. Equity is giving everyone a shoe that fits. मतलब equality सबको same resources देती है. Equity सबको वो resources देती है जिनकी उन्हें जरूरत है to reach the same outcome. Intersectionality का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक दलित वुमन का एक्सपीरियंस, वो सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करती और सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करती, वो इन दोनों का एक यूनिक कंबाइंड डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है. दैट्स इंटरसेक्शनैलिटी. हिस्टोरिकल इंजस्टिसेस के लिए करंट जनरेशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराना एथिकल है? ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है. रिस्पॉन्सिबल नहीं बट अकाउंटेबल. We are not responsible for what our ancestors did, but we are accountable for fixing the systems of inequality that we inherit from them. रिस्टोरेटिव जस्टिस पुनिटिव जस्टिस से कैसे अलग है? पुनिटिव जस्टिस का फोकस सजा देना है. रिस्टोरेटिव जस्टिस का फोकस हार्म को रिपेयर करना है. ये विक्टिम, ऑफेंडर और कम्युनिटी को साथ लाकर एक सोल्यूशन ढूंढने पर जोर देता है. एंटी रेसिज्म का मतलब सिर्फ रेसिस्ट ना होना है या उससे कुछ ज्यादा? बहुत ज्यादा. नॉट रेसिस्ट होना एक पैसिव स्टेट है. एंटी रेसिस्ट होना एक एक्टिव कमिटमेंट है. Actively working to dismantle systems of racial inequality. Let's say this. Racial justice involves ethically addressing discrimination, historical injustices, and power imbalances to create an equitable society. Mini recap. In short, racial justice is an active, ongoing ethical commitment to creating a fair and just world for all. That was a marathon session, दोस्त. हमने interdependence से शुरू करके cardinal virtues, constitutional morality और racial justice तक का सफर तय किया. It's a lot, I know. But याद रखना, these are not just topics. These are tools. Tools to make better decisions, to be a better leader, and most importantly, a better human being. Let's do a quick recap. आज हमने समझा the broad micro theme was foundational values for civil service. और key takeaways, success in public services is interconnected, जिसे हम interdependence कहते हैं, and requires trust, जिसे confidentiality कहते हैं, और new ideas यानी innovation. The four cardinal virtues, prudence, wise action, justice, fairness, fortitude, courage, and temperance, self-control, are timeless guides for ethical conduct. Values like bureaucratic wisdom, commitment, character, and conduct are crucial for effective and ethical administration. और आखिर में, the Constitution is our ultimate guide, and constitutional morality means living its spirit every day. अब आपके लिए कुछ food for thought. Here are 6 quick content probes. Try answering them out loud. 1. Explain the difference between character and conduct in one sentence. 2. Give one example of prudence from your own student life. 3. Why is confidentiality a double-edged sword in the age of RTI? 4. Fortitude is not the absence of fear, but acting in spite of it. इससे आप agree करते हो? 5. Constitutional morality को आप 3 keywords में कैसे define करोगे? And 6. Max Weber's bureaucratic morality आज के इंडिया में कितनी relevant है? सोचो. And here is your challenge for the week. Pick any one of the 19 commandments for bureaucrats, जैसे be courteous and responsive, and try to consciously apply it in your interactions for the next 3 days. Notice क्या changes आते हैं आपके behavior में और दूसरों के response में. ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती. आपके क्या thoughts हैं इन values पर? कौन सी वैल्यू आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगती है? Let us know in the comments below. Absolutely, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं और अगर ये डीप डाइव आपको पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें for more such insightful discussions. Until next time, keep thinking, keep learning.